गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम एक नए टॉपिक को कंसिडर करेंगे, वो है हमारा एरेनफेस्ट थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से ये क्वेश्चन तो आपके बीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। अब ये क्या है, इसको मैं आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एरेनफेस्ट थ्योरम, अब ये लिखा हुआ क्या है, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़िए और फिर मैं बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है एक कण की गति को वर्णित करने वाली चिरसम्मत समीकरणों। चिरसम्मत समीकरणों का मतलब होता है जो आपकी क्लासिकल इक्वेशंस है या ऐसे इक्वेशंस जो न्यूटन की गति के नियमों के अनुरूप है। चिरसम्मत समीकरणों में यदि चिरसम्मत चरों के स्थान पर उनके प्रत्याशा मानों का उपयोग किया जाए तो वही समीकरणें, जो समीकरणें आपको यहां मिल रही है, वे ही समीकरणें क्वांटम यांत्रिकी में कण की गति का वर्णन करती है। अब नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये स्टेटमेंट है। अब देखो, सबसे पहले तो आप इस चीज को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है, इसको आप देखना बंद कीजिए और मैं जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि चिरसम्मत यांत्रिकी यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में आपके कोई भी कण है उसकी समीकरणों का, उसकी गति की समीकरणों को आप कैसे लिख सकते हो। आपको पता है कि जो P होता है मोमेंटम, वो क्या होता है m इंटू वी। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो P मेरा क्या हो जाएगा m dr/dt वेक्टर के रूप में। तो ये dr/dt क्या हो गया मेरा P/m। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में ये एक गति की समीकरण है, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक उसी प्रकार से आप देखिए आपका जो होता है F इजिकल टू क्या होता है, ये आप इसको वो जानते हो, F इजिकल टू dp/dt क्या होता है आपका, dp/dt होता है F। और इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो, जो P है आपका वो क्या है, M है। और एक मिनट इसको देखते हैं थोड़ा, देखते हैं थोड़ा क्या आज जुकाम हो रखा है तो बीच में एक बार रुकना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि इस टॉपिक को मुझे क्या आज ही कंप्लीट करना है ताकि फिर क्या है नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ सके, इसलिए इस लेक्चर को करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये मैंने क्या बता दिया, dp/dt इक्वल टू, आप ये जानते हो संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। और एक आप फोर्स की परिभाषा, जो बल होता है आपका, उसको आप कैसे लिख सकते हो, माइनस dv/dr, जहां v क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये सब आप जानते हो। तो यहां से आपके क्या आ सकता है, dp/dt इजिकल टू माइनस dv/dr। तो देखो अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो ये और एक ये। मैं इसको एक और वापिस लिखता हूं, dr/dt इजिकल टू p/m तथा dp/dt इजिकल टू माइनस dv/dr। ये दो इक्वेशन क्या है, क्लासिकल इक्वेशन है। यानी किसी भी क्लासिकल पार्टिकल के लिए जब आप न्यूटन की गति के नियम अप्लाई करते हो तो आपको किसी कण की गति का वर्णन करने के लिए दो इक्वेशन मिलती है, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, और ये क्लासिकल नियमों से आई है। तो ये क्या कह रहा है कि एक कण की गति को वर्णित करने वाली चिरसम्मत समीकरणों, तो हमने ये तो निकाल ली, ये क्या है, ये दोनों इक्वेशन कण की गति को वर्णित करने वाली चिरसम्मत समीकरण है। फिर आगे कह रहा है कि समीकरणों में यदि चिरसम्मत चरों के स्थान पर, तो यहाँ चर कौन कौन से हैं, एक आपके R है, एक P है, एक P है, एक V है। चिरसम्मत चरों के स्थान पर उनके RB, ठीक है ना, उनके प्रत्याशा मानों को उपयोग किया जाए। यानी इस समीकरण को आप कैसे लिखो, अगर इन समीकरणों को आप ऐसे लिखो, देखिए अगर इन समीकरणों को मैं इस प्रकार से लिख दूं, d/dt ऑफ R P/m d/dt ऑफ P और ये माइनस dv/dr, क्योंकि ये तो क्या है पूरा V और R है। तो इस प्रकार से अगर उन चरों के स्थान पर मैं क्या करूं, उनके प्रत्याशा मानों का उपयोग करूं, तो ये भी अपने आप में दो समीकरण है। तो यही समीकरण क्या होगी, क्वांटम यांत्रिकी में उसी कण की गति को वर्णित करेगी। तो एक तरह से एरेनफेस्ट प्रमेय क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स को जोड़ रहा है। तरीका क्या है कि वही समीकरण है जो आप क्लासिकल फिजिक्स में काम में ले रहे हो, उनमें जो भी चर है उन चरों को क्या करो, आप उनके प्रत्याशा मानों से रिप्लेस कर दीजिए। R है तो इस तरह से R लिख दीजिए, P है तो इस तरह से लिख दीजिए, ये P है तो इस तरह से लिख दीजिए, और ये dv/dr है तो इसको इस तरह से लिख दीजिए। तो जैसे आप इस तरह से लिखोगे तो ये समीकरण क्या होगी, उसी कण की गति को क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्क्राइब करेगी, या क्वांटम मैकेनिक्स में आप इस प्रकार से गति के समीकरणों को दर्शा सकते हो।
तो मेरे हिसाब से अब आपको पूरा ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब अगला काम हमारा क्या होगा कि हमें ये इक्वेशंस फाइंड करनी है कि क्या ऐसा क्वांटम मैकेनिक्स में भी आता है। क्लासिकल में तो हम लोगों को पता चल गया, हमने देख लिया बिल्कुल बेसिक लॉज से, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में भी क्या ऐसा होता है, तो उसको हम आराम से करते हैं। और हम क्या करेंगे, वन डायमेंशनल केस के लिए आगे बढ़ेंगे। याद रखिए हम किस चीज के लिए आगे बढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन के लिए वन डायमेंशनल केस लेंगे। तो हम जो प्रूफ करने वाले होंगे वो करेंगे इस प्रकार से, डी बाई डी एक्स, ये आपका पी एक्स अपॉन एम और डी बाई डी टी पी एक्स माइनस तो बाहर लिख देता हूं, माइनस डी वी बाई डी एक्स। इस प्रकार से ये दो समीकरण प्रूफ करेंगे। अभी आप आराम से देखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। इसको मैं पूरा लिख करके करूंगा। तो मोटे मोटे तौर पर आपको ये चीज जरूर समझ में आ गई होंगी कि ये एरेनफेस्ट प्रमेय कहना क्या चाह रहा है। पुनः बता देता हूं, सिंपल सा है कि किसी भी पार्टिकल के लिए जो चिरसम्मत समीकरण है, उन समीकरणों में जो चर है उनके स्थान पर आप अगर उनके प्रत्याशा मानों का उपयोग करते हो तो वही समीकरण ने उस कण की गति को क्वांटम यांत्रिकी में डिस्क्राइब करेगी या वर्णित करेगी। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, इसको मैं साफ कर देता हूं पूरा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, उनको आप नोट करते रहिए। अब अगर मान लो आपके पास कोई भी गति की चर, क्या है, कोई गति की चर ए है, लिखता हूं मैं, माना ए कोई गति की चर है। गति की चर यानी डायनेमिकल वेरिएबल, गति के चर है जिसके संगत संकारक ए है, तब उसके प्रत्याशा मान को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। बिल्कुल बेसिक है। उसके प्रत्याशा मान को आप कैसे लिखोगे, ये जो ए है वो चर है, इज इक्वल टू साई, ये ए ऑपरेटर है और ये साई। ठीक है, हम साई एक्स लेके ही चल रहे, याद रखिए। और अपॉन में साई से आएगा, ठीक है ना, लेकिन मैं यहां लिख देता हूं, यहां साई को प्रसामान्यीकृत माना गया है, प्रसामान्यीकृत माना गया है, इसलिए अपॉन में उसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सिंप्लीफिकेशन के लिए कर रहे हैं। तो यहां साई को हमने क्या माना है, प्रसामान्यीकृत माना है। अब अगर इस इक्वेशन का मैं समय के सापेक्ष अवकलन करूं, ठीक है ना, तो कैसे लिख सकता हूं, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या होगा, t बाई डी टी ऑफ ए डी बाई डी टी ऑफ, ये इस प्रकार का पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, इसमें 3 है, एक ये पद है, एक साई है, तो एक बार साई का डी बाई डी टी होगा, ये दोनों एज इट इज, एक बार ए का डी ए बाई डी टी होगा, ये दोनों एज इट इज, और एक बार इसका होगा और ये दोनों एज इट इज। तो मैं लिख देता हूं, और अब ये पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा, क्योंकि 3 अलग अलग है तो पार्शियल डेरिवेटिव आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डेल साई बाई डेल टी, ये ए, ये साई प्लस ये साई, ये डेल ए बाई डेल टी, ये साई प्लस साई ए डेल साई बाई डेल टी। ये किसका मान आया, डी बाई डी टी ऑफ ए का मान आया। इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आगे सॉल्व करने का तरीका क्या है, आगे आप श्रोडिंजर समीकरण से आप क्या जानते हो, हम लिखेंगे श्रोडिंजर समीकरण से आप क्या जानते हो, एच साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। ये आप जानते हो श्रोडिंजर समीकरण से, एस साई इज इक्वल टू ई साई, और ई को आप क्या लिखते हो, आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। ठीक है, तो यहां से मैं इसका मान निकालना चाहूं, सपोज कीजिए डेल साई बाई डेल टी इसका, तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आई एच क्रॉस एच साई। आएगा कि नहीं आएगा, देखो इसका मान, क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए, एक तो ये चाहिए
और एक आपके ये चाहिए, यानी डेल साई बाई डेल टी कैट और डेल साई बाई डेल टी ब्रा। तो डेल साई बाई डेल टी कैट तो आपको यहां से मिल गया 1/IH क्रॉस H साई। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन है इसका अगर मैं मान लो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूं तो क्या लिख सकता हूं, H साई। जब आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो कैसे लिखोगे, ये साई तो उसमें बदल जाएगा और हैमिल्टोनियन है H। आपको पता है H जो है उसका आप कॉन्जुगेट मैं पहले ही प्रूफ करके बता चुका हूं, उसके आइगन वैल्यू रियल होती है और वो हर्मिटी संकारक होता है। हैमिल्टोनियन भी क्या होता है, हर्मिटी संकारक होता है। याद रखिए जब हमने पोजीशन मोमेंटम इन सबको प्रूफ किया था तो वहां पर हैमिल्टोनियन को प्रूफ नहीं किया, लेकिन आप बुक में देख लीजिएगा और प्रूफ करके देख लीजिएगा जो आपका H है वो कैसा है, हैमिल्टोनियन संकारक है। तो इसका आप डैगर लीजिए या इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लीजिए, H वापिस H में ही कन्वर्ट होगा और ये हो जाएगा -IH क्रॉस और ये डेल साई बाई डेल टी। इस प्रकार से आपने क्या लिया है, यहां लिख लीजिएगा टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, संयुग्मी सम्मिश्र लेने पर। तो यहां से क्या आ जाएगा, मैं लिख देता हूं संयुग्मी सम्मिश्र लेने पर। तो यहां से इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान डेल साई बाई डेल टी माइनस 1/IH क्रॉस साई और ये H। ये इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 का आप इक्वेशन 2 में यूज कर लीजिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं ऊपर d/dt ये A और ये आ गया आपका, इसका ये यूज करोगे तो -IH क्रॉस साई H और फिर ये A और ये साई, ठीक है। क्योंकि A साई तो एच रहेगा, इसका मान मैंने क्या लिख दिया, ये रख दिया, ठीक है। ऑर्डर का ध्यान रखना, पहले H है तो पहले H ही लिखिएगा, क्योंकि जब भी ऑपरेटर आप लिखोगे तो उसमें क्रम को कभी भी छेड़छाड़ मत कीजिए, जो क्रम चल रहा है उसी क्रम में आप लिखते रहिए। प्लस ये तो ऐसा कैसा रहेगा और इसमें क्या आ जाएगा, ये वाला तो इसमें आ जाएगा 1/IH क्रॉस साई एज इट इज, ये A और ये H और ये साई, ठीक है। तो इस तरह से लिख दिया। अब चलो इसमें हम कुछ कॉमन लेते हैं, इसको तो एक बार मैं अलग से लिख देता हूं 1/IH क्रॉस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साई HA या AH माइनस HA, क्योंकि वो AH है, ये माइनस HA है और ये साई प्लस साई डेल A अपॉन डेल टी साई। आप देख लीजिए इसको और इसको मैं साथ लिख रहा हूं, यहां ब्रैकेट लगा देता हूं बड़ा, तो 1/IH क्रॉस तो कॉमन आ गया, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको मैंने आगे लिख दिया, ये पॉजिटिव है तो साई AH माइनस HA साई। आप इसको खोल के भी देखोगे तो क्या आएगा, इसको खोल के देखोगे तो वापस ये के टर्म आएंगे, क्योंकि ये AH एक बार इस पर ऑपरेट होगा साई पर, तो साई AH साई, तो ये रहा साई AH साई, और ये इस पर ऑपरेट होगा तो साई HA साई, साई HA साई बाहर माइनस। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। इतना तो मैं मान के चल रहा हूं कि इतना कराने के बाद आपका ये अभ्यास तो हो गया होगा। 1/IH क्रॉस, ठीक है, ये साई। अब देखिए AH माइनस HA ये क्या होता है, कम्यूटेटर ऑफ, आपको पता है कोई भी ऑपरेटर 2AB माइनस BA है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कम्यूटेटर ऑफ AB, लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख दीजिए, ये तो हो गया कम्यूटेटर ऑफ AH, क्रम का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये साई और ये एज इट इज और ये ब्रैकेट साई डेल A अपॉन डेल टी साई। अब कम्यूटेटर भी क्या होता है, अपने आप में एक ऑपरेटर होता है, कम्यूटेटर भी क्या होता है, अपने आप में एक ऑपरेटर होता है। तो ये ऑपरेटर क्या, इस साई और साई के बीच में सैंडविच हो गया, तो ये पूरी जो क्वांटिटी आपकी ये क्या एक तरह से इस ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है कि नहीं है। कोई भी ऑपरेटर आपका A हो, उसको अगर मैं इस तरह से साई और साई के बीच में लिख देता हूं तो ये बनता क्या, अल्टीमेटली ये बनता है इस ऑपरेटर A की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/IH क्रॉस तो कॉमन, ये ब्रैकेट और ये कम्यूटेटर ऑफ AH और ये क्या है, AH की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है प्लस साई डेल A अपॉन डेल टी साई, और ये क्या है आपके किसका मान आया है, d/dt ऑफ A। ये वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपको हर समय याद रखनी, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 5। क्योंकि आगे जब हम वो क्लासिकल इक्वेशन को क्वांटम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर हमने कहा ही क्या था कि गति के चर आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू काम में लेनी है। तो आगे हम जब उस
एरनफेस्ट थ्योरम में उन इक्वेशन को प्रूफ करेंगे तो इस समीकरण का उपयोग करेंगे। और ये समीकरण बिल्कुल जनरल इक्वेशन है। यहां पर आपके ए क्या है, कोई भी डायनेमिकल वेरिएबल है, अगर x लोगे तो यहां पर x लिख दोगे, यहां पर x लिख दोगे, अगर आप p लोगे तो यहां पर p लिख दोगे, p लिख दोगे। ठीक है, तो हमने एक जनरल इक्वेशन प्रूफ कर दी। अब हम क्या करेंगे, उन दोनों इक्वेशन जो हमने शुरुआत में लिखी थी उनको प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप नोट कर लीजिएगा एकदम। अब देखिए, एक चीज मैं इसमें लिख रहा हूं, उसको आप ध्यान रखिएगा। इसको साफ कर देता हूं। ठीक है, अब जो आपका a है, a क्या है, कोई एक डायनेमिकल वेरिएबल है। ये क्या, कोई डायनेमिकल वेरिएबल है। अगर मान लो इसमें समय का कोई पद ना हो, क्योंकि a जो होगा डायनेमिकल वेरिएबल, जैसे x है तो x में समय का कोई पद नहीं है। px है तो px का मान क्या होता है आपके ऑपरेटर ग्रुप में देखा जाए, ऑपरेटर ग्रुप में देखा जाए तो माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। आपकी एनर्जी है तो उसमें तो t है, लेकिन जो हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन क्या होता है, p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस vx। ठीक है, तो वहां पर भी आपके समय का पद नहीं है। तो ऐसे कोई भी आपके ऑपरेटर या कोई भी ऐसे डायनेमिकल वेरिएबल जिसमें समय का फलन नहीं हो, या ऐसे ऑपरेटर जो समय पर स्पष्ट रूप से निर्भर नहीं करते हो, तो उनके लिए डेल अपॉन डेल टी का मान क्या होगा, 0 होगा। तो ये पद चला जाएगा। तो मैं कंडीशन लिख रहा हूं, यदि ऑपरेटर ए समय पर निर्भर नहीं करता हो तब डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। और ये किन किन के लिए आप नोट कर लीजिएगा इन चीजों को। स्थिति सदिश, स्थिति, संवेग, हैमिल्टोनियन, ये इनके संगत जो संकारक होते हैं उनमें आप क्या कहते हो, समय स्पष्ट रूप से इन्वॉल्व नहीं होता है। आप देखिए, जो आपका x है इसमें कहीं समय नहीं है, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स है, इसमें भी कहीं समय नहीं है। और आपका जो हैमिल्टोनियन है या जो आपका p स्क्वायर होता है उसमें भी कहीं नहीं है। आप कुछ भी मत सोचिए, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, कोई भी ऑपरेटर, इन जनरल कोई भी ऑपरेटर जिसमें जो समय पर निर्भर नहीं करता हो, उसके लिए डेल अपॉन डेल टी क्या होगा, 0 होगा। तो डेल अपॉन डेल टी 0 होगा। तो इस स्थिति के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, डी बाई डी टी ऑफ ए सिंपली आई एच क्रॉस ए एच, ये कमेंट्री है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 6। ये किसके लिए है, ऐसे ऑपरेटर के लिए जो समय पर निर्भर नहीं करता हो। और आपको अब जो समीकरण निकालोगे वो किसके लिए निकालोगे, x और px के लिए निकालोगे। तो ये स्पष्ट है, x और px समय पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, तो अब आपको ये इक्वेशन काम में नहीं लेनी है। आपको इक्वेशन सिर्फ यही काम में लेनी है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि इस पद का मान क्या होगा, 0 होगा। और इस प्रकार के जो सिस्टम होते हैं जिनमें ऑपरेटर में समय पर निर्भर नहीं करता है, ऐसे सिस्टम को हम कंजर्वेटिव सिस्टम या संरक्षी निकाय भी कहते हैं। याद रखिए, ऐसे निकाय आपके क्या कहलाते हैं, कंजर्वेटिव सिस्टम। ठीक है, कंजर्वेटिव सिस्टम। तो जो कंजर्वेटिव सिस्टम होते हैं उसमें जो पोटेंशियल होता है वो सिंपली आपके x का फलन होता है, अगर मैं 1 डायमेंशन की बात करूं तो, या r का फलन होता है। तो ये भी आप नोट रखिएगा कि ऐसे फलन, ऐसे निकाय जिनमें ऑपरेटर जो है वो समय पर स्पष्ट रूप से निर्भर नहीं करता है, ऐसे निकायों को हम संरक्षी निकाय या संरक्षी सिस्टम कहते हैं। और उनके लिए जो पोटेंशियल होता है वह भी केवल स्थिति का फलन होता है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा साइड में। तो ये आपको चीज पता चल गई कि इसके लिए ये भी होता है। बस, तो ये एक जनरल इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, ए की जगह, ए हमारा कोई एक जनरल डायनेमिकल वेरिएबल था, अब हमें तो काम में लेना है स्थिति और संवेग। तो एक बार हम x रखेंगे और उससे कुछ इक्वेशन लाएंगे, और एक बार px रखेंगे उससे कुछ इक्वेशन लाएंगे, और देखेंगे कि जो हमने शुरुआत में बात की थी, जो 2 इक्वेशन लिखी थी क्लासिकल को क्वांटम में कन्वर्ट करने के लिए, क्या सेम वही इक्वेशन आ रही है। अगर आ रही है तो आपके एरनफेस्ट थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। और ये प्रूफ करने का तरीका है। ठीक है, तो चलो मैं आगे बढ़ जाता हूं, पूरा एकदम स्पष्ट, और इसको कंप्लीट करते हैं इस डेरिवेशन को। ठीक है, चलो इस लेक्चर में आगे हम क्या देखते हैं कि जो आपने एरनफेस्ट थ्योरम में एक इक्वेशन फाइंड की थी लास्ट में, डी बाई डी टी ऑफ ए 1 अपॉन आई एच क्रॉस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर ऑफ ए एच। ठीक है, ये आपने इक्वेशन लास्ट में फाइंड की थी। और किस केस के लिए, जब ए आपका क्या हो, समय पर एक्सप्लिसिटली यानी स्पष्ट रूप से निर्भर नहीं करता हो। तो अब हम जो एरनफेस्ट थ्योरम निकालेंगे, ये तो इन जनरल थी, ए आपका कोई भी डायनेमिकल वेरिएबल है। अब हम सबसे पहले लेते हैं स्थिति। स्थिति के लिए, तो स्थिति के लिए आप क्या लिखोगे, इस प्रकार से लिखोगे, डी बाई डी टी ऑफ एक्स 1 अपॉन आई एच क्रॉस
एक्स एच ये, ठीक है। तो अब ये जो आपकी इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? एक्स एच ऑपरेटर को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका है, साई ऑपरेट कर दीजिए। तो ये देखो x का मान क्या है, सिंपली x, और h क्या आपका, h आपका है px स्क्वायर अपॉन 2m प्लस vx, क्योंकि कंजर्वेटिव सिस्टम है तो v केवल x पर डिपेंड कर रहा है, और ये आपका साई x ही है एक तरह से, ठीक है ना, साई x ही है। अब इस ऑपरेटर को हम कैसे करेंगे, ये x एक बार px स्क्वायर अपॉन 2m, ये साई x इसके साथ, प्लस x vx साई x इसके साथ। तो अब देखिए दो कम्यूटेटर है, एक तो आपके पास ये है और एक आपके पास ये है। तो इस कम्यूटेटर का तो मान आप सीधा जानते हो, मैंने जब आपको x px करवाया था, याद कीजिए x px करवाया था तो उसका मान आया था i h क्रॉस, फिर मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला लिखाया था x px की पावर n, तो वो क्या था i h क्रॉस n px की पावर n माइनस 1। तो इसका यूज कीजिए, यहाँ px की पावर 2 है तो n 2 हो गया, तो ये 1/2m तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचा, इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 2i h क्रॉस px, ठीक है ना, ये इसका मान आ जाएगा सिंपली पूरे का ही, साई x वगैरह हटा करके, ठीक है ना, साई x हटा करके हमने देखा था। और ये देखिए x और vx, आपको पता है कि किसी भी राशि का x का x के साथ, px का px के साथ जो हमेशा कम्यूटेट होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि v क्या केवल x का ही फलन है, तो इस x के फलन का इस x के साथ कम्यूटेटर हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। तो आप लिख सकते हो, हम जानते हैं कि किसी भी चर का स्वयं के चर के फलन के साथ कम्यूटेटर हमेशा शून्य होता है। तो आप इसको आराम से लिख सकते हो, तो इसका मान अपने आप ही क्या आ गया, शून्य आ गया, तो पीछे केवल यही बचा। तो अब देखो आपकी इक्वेशन क्या आ गई, जो आपका यहाँ साई लिख दीजिए चलो, क्योंकि ये साई हट जाएगा, एक्स एच इजिकल टू, ये 2 से 2 गया, आई एच क्रॉस अपॉन एम पी एक्स, ठीक है। तो चलो इस इक्वेशन में यूज करते हैं, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स इजिकल टू आई एच क्रॉस अपॉन एम, और ये 1/i h क्रॉस है, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स, क्योंकि इसका मान आपके पी एक्स है तो पी एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगी। तो ये आई एच क्रॉस चला गया, तो पीछे क्या बचा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स अपॉन एम, और यही आपकी इक्वेशन थी जो मैंने सबसे पहले बताई थी। आप कंपेयर करके देखिए, आपका डी एक्स बाई डी टी जो होता है वो क्या होता है, पी एक्स अपॉन एम होता है क्लासिकली, ठीक है ना। dx बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है, px अपॉन m, क्योंकि p इक्वल टू mv होता है, तो ये v है तो p इक्वल टू mv। अब आपको क्या करना है, एरनफेस्ट थ्योरम कि इसको इसमें कन्वर्ट कीजिए, ये इक्वेशन आनी चाहिए। तो हमने ये इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स के जो सिद्धांत हैं उनका यूज करते हुए हमने इक्वेशन फाइंड कर ली है। तो एक तरह से आपकी क्या हो गया, एरनफेस्ट थ्योरम का प्रूफ भी हो गया, बिल्कुल एज इट इज वही इक्वेशन आई। ये इक्वेशन क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में किसी कण की गति को डिफाइन करेगी। याद रखिए, जब भी आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू लोगे तो क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे, और सिंपली आप ऐसा लिखोगे केवल x px, ये नहीं, तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स में होगी और एज इट इज है, ठीक है। तो ये पहला प्रूफ हो गया स्थिति के लिए। उसी प्रकार से हम दूसरी इक्वेशन के लिए ले आते बहुत सिंपल है, आप देखिए, जनरल इक्वेशन तो हमारी यही रहेगी। अब अगला हम देखते हैं संवेग के लिए, तो चलो डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स 1/i h क्रॉस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स, और यहाँ h, ठीक है। तो चलो हमें यही निकालना है, पी एक्स एच, तो वो क्या होगा आपका, साई लिख दीजिए, पी एक्स एच हो गया आपका पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी एक्स, ये साई, तो ये पहला क्या आ जाएगा, पी एक्स कॉमा पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m साई प्लस पी एक्स वी एक्स साई। अब ये देखो पी एक्स का पी एक्स के साथ क्या होगा, जीरो होगा, तो इसका मान तो सीधा ही जीरो आ जाएगा। तो हमें केवल ये निकालना है, तो इसको मैं अलग से निकाल देता हूं एक बार, पी एक्स वी एक्स साई, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका पी एक्स वी माइनस वी पी एक्स साई। तो ये देखो माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, और ये सिंपली वी साई, क्योंकि ये वी इस पर पड़ेगा तो वी साई दे देगा, और माइनस वी माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स साई। बिल्कुल सिंपल है, अभी सिंपल मैथमेटिक्स है। अब ये वी भी एक्स का फलन है, साई भी एक्स का फलन है, तो एक बार तो आ जाएगा माइनस आई एच क्रॉस वी एज इट इज डेल साई बाई डेल एक्स, फिर माइनस
आई एच क्रॉस साई एज इट इज डेल वी बाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आई एच क्रॉस वी डेल साई बाई डेल एक्स। तो ये और ये कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा माइनस आई एच क्रॉस डेल वी बाई डेल एक्स और ये साई। ठीक है, ये साई तो यही वाला है यहाँ पर साई, तो ये साई से हटा दो। तो इस पूरे का मान क्या आ गया आपके, इस पूरे का मान आ गया माइनस आई एच क्रॉस डेल वी बाई डेल एक्स। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वापस आप ध्यान से देखिएगा, जो आपका कम्यूटेटर पी एक्स एच था उसका मान सिंपली आ गया माइनस आई एच क्रॉस डेल वी बाई डेल एक्स, सिंपली आ गया बस। तो अब इस समीकरण में रखते हैं डी बाई डी टी माइनस आई एच क्रॉस डेल वी बाई डेल एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपॉन आई एच क्रॉस। तो आई एच क्रॉस चला गया, तो पीछे क्या बचा डी बाई डी टी पी एक्स माइनस ऑफ, इसको मैं से लिख सकता हूँ माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। और आपको पता है डेल वी बाई डेल एक्स क्या होता है, एफ एक्स होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो ये आप इक्वेशन आ गई, और ये इक्वेशन ठीक वैसा ही है, आप जानते हो डी पी बाई डी टी इक्वल टू पी एक्स लिखोगे तो एफ एक्स। ठीक है ना, जैसे ही आप इसको इसमें कन्वर्ट करोगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू में, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स हो जाएगी, और ये आपके निकल के आ गई। तो ये दोनों क्या थे, प्रूफ थे। ठीक है ना, आप बिल्कुल देख लीजिएगा आराम से, एक एक स्टेप को मैंने थोड़ा स्पीडली बताया है, लेकिन सिंपल मैथमेटिक्स है तो आप आराम से कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हाथ से करके देखिएगा। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देख लिया कि एरेनफेस्ट थ्योरम के अंतर्गत हम लोगों ने जो चीज सीखी थी कि क्लासिकल इक्वेशन में जब आप जो वेरिएबल है उनके स्थान पर जब आप उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू पुट करते हो, यानी जो वेरिएबल है उनको उनके एक्सपेक्टेशन वैल्यू से रिप्लेस करते हो, तो वही इक्वेशंस जो होती है वो आपके क्वांटम मैकेनिक्स में कण की गति को वर्णित करेगी। तो हमने ये इक्वेशन और पहली वाली इक्वेशन निकाल ली। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक पूरा हुआ। अब हम पिछले लगातार इतने दिनों से एक सीक्वेंस में खूब सारे लेक्चर आपको मिले हैं, तो आप उन सभी लेक्चर को सुनिए, नोट्स बनाइए, हर चीज नोट्स के हिसाब से लिखाई गई है और ध्यान से समझिए। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो अब एक नए सेगमेंट के साथ होगा। ठीक है ना, अभी तक हमने क्वांटम मैकेनिक्स सीख ली, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आएंगे। अब वो लेक्चर्स आपको कुछ समय पश्चात मिलेंगे। तब तक आपका मेन काम क्या है कि जो लेक्चर आपको अवेलेबल हो रखे हैं उनको आप बहुत ध्यान से सुनिए, 2 बार 3 बार अच्छे से सुनिए, उनको नोट कीजिए, समझिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत पूछ लीजिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इन सब चीजों को जो हमने सीखा है उन सब का आगे यूज होगा। ओके, थैंक यू।